हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। Recording in progress. स्टार्ट ही किया, फॉर्मूला हो गया। मैग्नेटिक फील्ड वाले सारे फॉर्मूले याद है इसमें, याद दिलाओ मैंने बोल पहले तो पॉइंट चार्ज मारता था, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर स्टार्ट हुआ वहीं से। सबसे पहले पॉइंट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, जो वेक्टर में था ना। कौन कौन बता सकता है? तेरा नाम ही ये बोलता रहेगा। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो ये दावा करता है कि मैं घर से पढ़ता हूँ और सारे फॉर्मूले बता सकता है बिना अटके? 1 2 3 स्टूडेंट दावा कर पा रहे हैं जो पढ़ते हैं। उधर से है कोई ऑनलाइन? मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले है क्या कोई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अब तो आज ही नहीं पहुंच रही होगी, ऐसे टाइम का आवाज कोई मत। ये बताना चाह रहा था, बताओ। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए जब चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक, थोड़ा सिस्टम से आप दिखाइए, खड़े हो जाइए। चार्ज सर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तब उसके लिए सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर स्क्वायर। और सर जब चार्ज सर बहुत सारे चार्ज होते हैं तो जब करंट से होता है जब म्यू नॉट अपॉन। फॉर्मूला गलत बताया, कोई पकड़ पाया है? हाँ सही बताइए। नहीं, और भी गलत है, आप सही बताइए पूरा फॉर्मूला। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू इनटू में डी वेक्टर इनटू में आर वेक्टर अपॉन में आर। इनटू नहीं होता, क्रॉस क्रॉस होता है। इसमें कुछ और क्रॉस कर दिया, क्यू क्रॉस भी कर रहा था। डी वेक्टर, हाँ वी वेक्टर का किसके साथ क्रॉस? क्यू वेक्टर, क्यू के क्यों साथ नहीं सर, V क्रॉस R। यही कर रहा था। और सर जब करंट सर बहुत ज्यादा होते सर करंट बहने लगती है सर, ये चार्ज बहुत सारे फ्लो होते हैं तो उसके लिए होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस बी क्रॉस अपॉन आर स्क्वायर। डी एल क्रॉस बी क्रॉस, क्या लफड़ा हो रहा, बेईमानी हो रही है। बैठे, इस फॉर्मूले में भी कोई गलती की इसमें? म्यू नॉट बाय 4 पाई डी आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। डी एल नहीं, डी क्यू बी क्यू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। डी क्यू छोटा डी क्यू, डी के तो हट जाता है, डी के बाई डी टी के लिए तो क्या लिखा? आई लिख दीजिए, आई फाइनल फॉर्मूला डी एल साइन थीटा बाय आर। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला बता पाएगा कोई? केसेस बनाएंगे, ये बताओ, सारे केस बताने का है।
ये बताइए magnetic friction to a state wire State and wire. magnetic force mu naught upon 4 pi I upon r square sin theta 1 plus sin theta 2 आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है, आर होता है। गलत कर दिया इसमें। बैठ गए। infinite y for infinite y mu naught upon 2 pi I upon r हाँ ये तो ठीक है साहब। then infinite y की mu naught upon 4 pi I upon r हाँ 1 plus sin theta नहीं 1 प्लस साइन थीटा कहाँ से आएगा? ये तो कुछ नहीं। और क्या होता था? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आ रहा है 2 पाई डी हाँ और लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आ रहा है 2 पाई डी। हाँ और सर अगर दो इक्वल एंगल पे कट कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा सर म्यू नॉट आ रहा है 2 पाई डी sin थीटा। और सर अगर वो आउटसाइड परपेंडिकुलर नॉट ऑन द वायर है तो होगा म्यू नॉट आ रहा है 4 पाई डी sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। बैठ जाओ। ये तो ठीक। हाँ सर, चलो याद करते रहा करो फॉर्मूले, ठीक है? फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। हर एक बार फॉर्मूला ड्राफ्ट भी करेंगे, ठीक है? तो अभी देखो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, लेकिन अभी अपन एसी वाला चैप्टर, एसी सीक्वेंस का चैप्टर है। मैग्नेटिज्म में 3 चैप्टर पढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन वाला जो पहला था, और ये इंडक्शन वाला एसी एसी, यही सर्किट यूज होंगे, ठीक है? पूरा मैग्नेटिज्म बोला जाता है, ठीक है? लेकिन एसी वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हो। 11th क्लास का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, तो बड़ा है, डिटेल में तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाम खूब सुना हुआ सभी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, कई कई जगह पर उसका यूज भी हुआ है ना? ऑसिलेशंस तक तो ठीक है, लेकिन हर एक ऑसिलेशन ऐसे नहीं होता नहीं। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया, बेसिक लेवल का। डिटेल में तो फिर अपन स्टडी करेंगे ही, जितनी हमें अभी यहाँ जरूरत पड़ेगी उतना अपन पढ़ देते हैं, ठीक है? अभी इस चैप्टर में जो चल रहा है ना लास्ट, इसमें भी जो एलसी ऑसिलेशन हमने स्टार्ट किया, इसमें भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, और फिर आगे जो चैप्टर आ रहा है एसी का उसमें काफी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब लिखें आइडिया, यही लिख लो बस, इसी में जो लेक्चर नोट्स आपके चल रहे हैं उसी में लिखना, अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? एसएच। आप चाहो तो पूरा नाम लिख लेना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ी देर बाद इसका जो नाम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों रखा है ये भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी इसे पढ़ने के लिए, इसे सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखते हैं, जैसे इस तरह का नाम लेते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन नाम से काफी पता चल रहा है हमें। फिजिक्स में कुछ इस तरह की मोशंस मिलती हैं, कुछ बॉडी इस तरह से मूव होती हुई मिलती हैं जो रेगुलर टाइम इंटरवल में अपनी मोशन को रिपीट करती है ना? जैसे अर्थ की मोशन है सन के आसपास, क्या ये रिपीटेशन होता है? यस सर, है ना? और अर्थ की अपने खुद की एक्सिस के अबाउट भी जो रोटेशन हो रहा है वो भी रिपीटेशन होता है, ठीक है? तो बहुत सारी, जैसे सन के आसपास कोई भी स्टार रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सारे मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन पे अगर थोड़ा सा नजर डालें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पूरा एक चक्कर लगाया फिर दोबारा चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो रिपीटेशन आ रहे हैं। रस्सी को छत से बांध के बॉल अटैच कर दो, सिंपल पेंडुलम बोल देते हैं। यस सर, एक से एक साइड ले जाकर छोड़ दो, इधर जाएगा इधर जाएगा, फिर वहीं लौट के आ जाएगा कि नहीं, फिर से रिपीटेशन शुरू। स्प्रिंग का एक एंड दीवार से बांध दो, दूसरे एंड से एक ब्लॉक अटैच कर दो, खींच के छोड़ दो,
वापस लौट के आएगा ये, फिर उधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा नहीं जहाँ से छोड़ा था। तो ये सारी मोशन क्या अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है? यस सर। इसी टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। लिख लो, द मोशन that repeats itself, the motion that repeats itself after a regular time interval, after a regular time interval is called periodic motion, is called periodic motion. फॉर एग्जाम्पल में लिख लो कुछ एग्जाम्पल्स इसके। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स अपन लिख सकते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, और लिख सकते हो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये समझ तो पा रहे हैं ना सब लोग? सिंपल पेंडुलम एक वही अरेंजमेंट, रस्सी को छत से बांध दे, दूसरे एंड से बॉल अटैच कर दे और उसे ऑसिलेट करा। बहुत जगह देखे होंगे आपने सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और लिख लो मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अभी समझाते हैं स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसको स्प्रिंग पेंडुलम भी बोल देते हैं। रस्सी वाला क्या कहा जाएगा? सिंपल पेंडुलम, और स्प्रिंग वाला स्प्रिंग पेंडुलम। इसकी मोशन भी कौन सी कैटेगरी में आ रही है? पीरियोडिक मोशन। देखो और दो टाइप के पेंडुलम भी पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। जैसे मान लो रस्सी नहीं है, रस्सी के बजाय ये रॉड लटका दी हमने और रॉड को एक साइड ले जाके छोड़ दिया, ये रॉड भी ऑसिलेट कर सकती है ना। रॉड की जगह पे हम डिस्क भी लटका सकते हैं, उसको ऑसिलेट कराएं। अपना बैग पकड़ के ऐसे ऑसिलेट करा सकते हैं, या खुद को लटका के ऑसिलेट कराते हैं। ये सारी चीजें कही जाती है कंपाउंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम लिख सकते हैं। मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा और इसकी पढ़ाई भी होती है डिटेल। मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। और एक और पेंडुलम बनाएंगे हम। देखो जैसे ये वायर लटका दिया छत से, वायर इमेजिन कर सकते हो, और वायर से एक बॉडी नीचे स्फीयर वगैरह कुछ नहीं। अब इसको ऐसे ऑसिलेट कराएंगे तो ये कंपाउंड या सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। लेकिन अगर इसे वायर को ऐसे रखना है, इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे रोटेट कराएं, ट्विस्ट कराएं, ऐसे ये वायर भी ऐसे घूम जाएगा नहीं। तो ऐसे जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ऐसे घुमा के छोड़ दें तो वापस आएगा कि नहीं लौट के। इस वायर के अंदर टॉर्क जनरेट हो जाता है, वैसे वापस लाएगा। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? टॉर्शनल पेंडुलम, मोशन ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम। ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। इन सारी मोशन को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। इन सब में क्या खास बात मिल रही है हमें? रिपीट करती है, ये अपने आपको रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है, इसलिए इनको पीरियोडिक के कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ये मैंने इसलिए लिखा है कि इनको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी लिख सकते है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी अपने आप को रिपीट करती है नहीं? सर्कुलर मोशन तो समझ ही रहे होंगे। वैसे सही मायने में अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सर्कुलर ही है। वो अलग बात है कि पूरा सर्कल नहीं बन रहा। जैसे सिंपल पेंडुलम की बॉल ऐसे चलती है कि नहीं, और जहाँ रस्सी को बांध रखा है वहाँ क्या होगा? सेंटर, और रस्सी की लेंथ के बराबर रेडियस। ये सर्कुलर आर्क ही तो बनेगा। तो सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सर्कुलर ही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी नहीं है पूरा ही सर्कल बने। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए क्या जरूरी है लाइन खत्म ही ना हो? नहीं सर। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, उस पर कोई बॉडी चल रही है, और एक 100 मीटर लंबी, उसे 100 मीटर कर दो, उस पर भी बॉडी चल रही है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन कही जाएगी नहीं सर। और लाइन को और 50 मीटर कर दो तो भी मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसे सर्कल को आधा कर देंगे तो भी मोशन सर्कुलर ही होगा। आधे सर्कल में घूम रहा है कोई,
तो इसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? सर्कुलर। ठीक है। अब जो पीरियोडिक मोशन होती है ये भी कुछ खास टाइप की मिलती है। जैसे इन सब में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कुछ मोशन, यानी सारी पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक में भी कुछ ऐसी होती है कि वो होती है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब समझो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक साइड जाना, फिर लौट के आना, फिर दूसरी साइड जाना और फिर लौट के आना। इनमें से देखिए, क्या अर्थ की मोशन ऐसी है? नहीं सर। अर्थ ऐसा नहीं है, पहले ऐसे गई और फिर लौट के आएगी, नहीं ऐसा होता है कि नहीं सर। एक ही सेंस में घूमती रहेगी नहीं। सर्कुलर मोशन कंप्लीट सर्कल बन रहा है, क्या वो भी टू एंड फ्रो है? नहीं है। लेकिन सिंपल पेंडुलम की मोशन पर नजर डालो, पेंडुलम इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा। इसको क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो। स्प्रिंग वाले सिस्टम पे नजर डालिए, तो वो भी टू एंड फ्रो। एक साइड खींचा, लौट के आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा। ये भी कौन सी कैटेगरी में? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो। कंपाउंड पेंडुलम पे नजर डालो, वो भी पैसिव। ये भी कैसा? टू एंड फ्रो। ये जो पेंडुलम का टॉर्शनल, ये भी इधर गया, फिर लौटा, फिर इधर गया, फिर लौटा, फिर इधर गया। तो ये जितने भी एग्जांपल लिखे हैं इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी मोशन टू एंड फ्रो है? सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग लॉक, कंपाउंड टॉर्शनल। समझ गए? क्या अर्थ की मोशन है इस कैटेगरी? ऐसी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक तो है लेकिन वो टू एंड फ्रो भी है, उनको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड कैटेगरी ऑसिलेटरी मोशन। इसमें लिखेंगे द पीरियोडिक मोशन which is the periodic motion which is to and fro। टू एंड फ्रो एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके लिए यूज किया गया है टू एंड फ्रो। समझ रहे हो? ऑसिलेटरी मोशन। एक साइड जाना, फिर लौट के आना, फिर इधर जाना, फिर लौट के आना, फिर इधर जाना। इसको क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो। The periodic motion which is to and fro about mean position। एक नया वर्ड आ रहा है, about mean position बताएंगे। is called oscillatory motion। The periodic motion which is to and fro about mean position is called। मीन मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम वाली जगह। जैसे रस्सी को लटका दो, है ना, रस्सी ऐसे बांधी छत से, यहाँ एक बॉल लगा दी, तो अगर इसे इस चुपचाप यहाँ छोड़ दें तो ये लटका रहेगा कि नहीं? ऐसे ये है इसकी मेन पोजीशन। अब इसके एक साइड इधर जाना है, फिर लौट के फिर यहीं आ गया, तो क्या हो गई? मेन पोजीशन। फिर इधर जाएगा, तो ये टू एंड फ्रो जो हो रहा है वो एक खास पोजीशन के अबाउट हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। स्प्रिंग वाले सिस्टम में भी देखो, जैसे रस्सी स्प्रिंग को बांध दिया हुआ दीवार से, एक एंड से ब्लॉक अटैच कर दिया, अब ब्लॉक को चुपचाप छोड़ दें तो कहीं नहीं जाएगा, वही क्या है? मेन पोजीशन। लेकिन अब खींच दें हम तो लौट के आएगा मेन पोजीशन में, फिर मेन पोजीशन से उधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये जो टू एंड फ्रो होता है खास पोजीशन के अबाउट होता है कि नहीं? तो उसी खास पोजीशन को क्या नाम देते हैं? तो क्या सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगी? बिल्कुल नहीं। कौन सी वाली ऑसिलेटरी होंगी? जो टू एंड फ्रो होंगी। लेकिन क्या सारी ऑसिलेटरी पीरियोडिक हैं? ये सवाल बन रहा है। क्या सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हैं? नहीं। लेकिन क्या सारी ऑसिलेटरी पीरियोडिक हैं? पीरियोडिक होना तो जरूरी है, लेकिन साथ में टू एंड फ्रो और हो जाए, उसी को क्या कह दिया? ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी but all oscillatory are periodic। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, ठीक है। अब देखो कोई भी मोशन जैसे पीरियोडिक है या ऑसिलेटरी है,
अगर ये अपने आप को रिपीट कर रही है तो रिपीट का बेसिक मीनिंग आप समझ सकते हो कि घूम फिर के जहां से शुरुआत हुई थी वहीं लौट के आना, नहीं समझे? सारी मोशंस में देखो रिपीटेशन तभी हो सकता है जब जहां से शुरुआत हुई थी वहीं लौट के आए। अगर कोई बॉडी सीधी एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है तो क्या ये पीरियडिक हो सकती है क्या? तो पीरियडिक होने के लिए कम से कम एक बार तो लौटना पड़ेगा उसे, एक बार तो मुड़ना पड़ेगा। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं जब भी मोशन पीरियडिक होगी तो वेलोसिटी गारंटी से चेंज होगी? यस सर। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दो चीज होती है क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी पीरियडिक मोशन कर रही है और वो कभी नहीं लौट रही? ऐसा हो सकता? अजीब बात होगी कि नहीं? अगर सीधी 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 चलती जा रही है तो ये कभी रिपीटेशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसे सर्कुलर भी देखो तो सर्कुलर में हर मूवमेंट पे मुड़ना पड़ रहा है कि नहीं उसे? और ये वाली जो थी इसकी सिंपल पेंडुलम या ये कम से कम एक बार तो मुड़ना ही पड़ रहा है ना। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो लौट के आना पड़ रहा है कि नहीं? अब लौट के आ गया मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। याद है कि वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन काहे से आता है? फोर्स से। फोर्स से। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या बिना फोर्स के पीरियोडिक मोशन हो सकती है? नो सर। कभी नहीं। अगर पीरियोडिक मोशन हो रही है और वो कहते हैं कि बॉडी का नेट फोर्स 0 है, ये दोनों बात उल्टी हो गई नहीं? यस सर। अगर पीरियोडिक मोशन है तो गारंटी से फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स, यानी कई सारे फोर्स हो सकते हैं, उन सबका रिजल्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी पीरियोडिक होगी। यानी पीरियोडिक मोशन कराने के लिए फोर्स जरूरी है। क्यों जरूरी है? फोर्स आएगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी चेंज, तभी वो मुड़ पाएगा। बिना फोर्स के कोई चीज मुड़ ही नहीं सकती। और मुड़ने के लिए और पीरियोडिक मोशन में तो मुड़ना पड़ेगा, सर्कुलर में तो हर मोमेंट में मुड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात है, पीरियोडिक मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, फोर्स की जरूरत पड़ेगी पक्का। अगर फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे वो एक खास टाइप का हो जाए तो उसी ऑसिलेटरी मोशन को बोलते हैं SH। तीसरी कैटेगरी बताएंगे। अब देखो ऑसिलेटरी में हमने क्या सीखा, एक मेन पोजीशन होती है, मेन पोजीशन से इधर जाना, लौट के आना, फिर इधर जाना। अब लौटा के कौन ला रहा होगा? फोर्स। सहमत हैं सब लोग? और दूसरी साइड ले जा रहा होगा वो भी फोर्स ही होगा। सारा काम फोर्स से हो रहा है। मेन पोजीशन जो है उसको हम ओरिजिन ले लें, तो जैसे मेन पोजीशन ओरिजिन है तो इससे इधर गया होगा पार्टी का, तो जहां से लौट रहा है वहां और मेन पोजीशन के बीच में कहीं होगा कि नहीं? तो मेन पोजीशन को अगर ओरिजिन ले लिया तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो मेन पोजीशन से तो लेंगे। तो मान लो एक्स इधर चला गया, एक्स बढ़ता जा रहा, और फिर लौट के आएगा तो एक्स बढ़ता जाएगा, फिर इधर जाएगा तो फिर इधर एक्स बढ़ता जाएगा, फिर लौट के आएगा। एक्स किसको कह रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स लग रहा है और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लीनियर फंक्शन हो जाए, यानी फोर्स इज लीनियर फंक्शन। समझते हो क्या? यस सर। लीनियर मतलब x की पावर 1 यानी F इक्वल टू ऐसा हो जाए kx स्क्वायर। क्या लीनियर है? नहीं। F इक्वल टू kx क्यूब नहीं। F इक्वल टू kx। ये क्या कहा जाएगा? मान लो कोई ऑसिलेटरी मोशन हो रही है और जिस फोर्स की वजह से हो रही है वो है F इक्वल टू kx स्क्वायर, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, फोर्स है F इक्वल टू kx क्यूब, तो ये भी लीनियर नहीं है। तो अगर ऑसिलेटरी मोशन है और साथ में जो फोर्स लगा हुआ है वो x का लीनियर फंक्शन हो जाए F इक्वल टू kx टाइप का, तो उस ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं अपन SH, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे बात पकड़ो। देखो द ऑसिलेटरी मोशन इन विच, तीसरी कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच force on the body is linear function. Force on the body is linear function of
डिस्प्लेसमेंट, oscillatory motion in which force on the body is linear function of displacement from mean position, called from mean position called SHM. ये तो बनना सेंटेंस, oscillatory motion in which the force is linear function of displacement from mean position is called SHM, simple harmonic motion. ठीक है, तो जैसे मैं अगर एक डायग्राम से इसे समझाऊं, तो जैसे ये है मेन पोजीशन है ना, यहाँ से x मेजर कर रहे हैं, x ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, इस मेन पोजीशन से बॉडी को एक साइड इधर जाना, तो यहाँ से कैसे लौट के आएगी नहीं बॉडी, यहाँ से लौट के आने का मतलब बॉडी ऐसे जा रही होगी, ऐसे जाते 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 जाते, और जहाँ से लौट के आ रही होगी एक बार रुकी होगी बॉडी, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और फिर लौट के ऐसे आई, फिर यहाँ नहीं रुकी, यहाँ कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, फिर ये बॉडी इधर गई, और यहाँ से लौट के आना है, मतलब यहाँ एक मूवमेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, एक तो मेन पोजीशन हो गई, और ये दो जगह, इधर वेलोसिटी जीरो, इधर वेलोसिटी जीरो, इनको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कितनी एक्सट्रीम होंगी, दो एक्सट्रीम, नाम से पता चल रहा हो, एक्सट्रीम मतलब इधर इससे लेफ्ट में नहीं जाना इसको, और इससे राइट में जाना, ये एक्सट्रीम पोजीशंस कही जाएंगी। ठीक है, तो मान लो ये बॉडी किसी मोमेंट पे यहाँ कहीं है, यहाँ इस जगह, जैसे ये ऐसे ऑसिलेट कर रही, तो किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहाँ पे, ये रहा पार्टिकल, ये बॉडी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये तो कहा जाएगा, यस सर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाएगा, मेन पोजीशन से कितनी दूर है, इसी को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो इस मोमेंट पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स होगा कैसे, लीनियर फंक्शन पे, तो कांस्टेंट। अगर ऐसा हो गया तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। के का नाम लिख सकते हो, फोर्स कांस्टेंट, के कांस्टेंट है जिसका नामकरण किया जा रहा फोर्स कांस्टेंट। एक्स तो समझ गए हम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो क्या सारी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होंगी, नहीं, क्या सारी एसएचएम ऑसिलेटरी होंगी, यस सर, लिख लो जवाब। All oscillatory are not SHM. All oscillatory are not SHM, but all SHM are oscillatory. ये स्टेटमेंट समझ को रहे हैं कि नहीं? यस सर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मोशन ऑसिलेटरी तो है लेकिन एसएचएम नहीं है? यस सर, बहुत बार होगा ऐसा, ऑसिलेटरी तो लग गई होगी हमें, टू एंड फ्रो हो रही है, लेकिन जब चेक किया फोर्स वगैरह, तो वो फोर्स हमें मिल गया x इक्वल टू F इक्वल टू के एक्स क्यूब, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे एसएचएम नहीं, लीनियर फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर हमें किसी ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फोर्स लीनियर फंक्शन आ एक्स का जाएगा, लीनियर फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा, और जैसे ही प्रूव हुआ हम तुरंत पहचान जाएंगे कि अब ये एसएचएम। ऐसी कंडीशंस मिला करेंगे हम। एक आध सवाल कहीं किया भी होगा हमने। इन जनरल जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एसएचएम नहीं हो रही, लेकिन एक्स को हमने बहुत छोटा किया ना, कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो हमें तुरंत एफ इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स जैसा मिल गया, तो हम कह देंगे कि ये एसएचएम। ठीक है, ऐसे सवाल हमें मिलेंगे। अब देखो ये जो एसएचएम है, इसी को हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशन और हम सीख सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अगर हमें ये पता चल गया कि ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम हो गई, तो ये हमें एसएचएम फिर दो कैटेगरी में स्टडी करनी पड़ती है। कुछ एसएचएम ऐसी होती हैं जो फोर्स से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कुछ एसएचएम होती हैं वो टॉर्क से कंट्रोल होती है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स लिए थे,
जैसे अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं और मैं स्प्रिंग वाले सिस्टम की बात करूं, तो इन दोनों मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करो। सिंपल पेंडुलम वाला जो ब्लॉक है वो सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन ये देखो घूम रहा है कि नहीं, ये समझे, ऐसे इसमें एंगल घूम रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कंपाउंड पेंडुलम का रॉड को लटका दें फिर, तो इसमें क्या घूम रहा है, एंगल, इधर जाना फिर। तो ये सारी मोशन किससे कंट्रोल हो रही होंगी, टॉर्क से, ये घूमने वाली मोशन है। लेकिन जो सरफेस पे रखा हुआ है ब्लॉक और स्प्रिंग का सिस्टम है, या स्प्रिंग को लटका दें और फिर से खींच दें, ऐसे ऑसिलेट कराएं, तो ये दो अलग अलग कैटेगरी की। जिसमें बॉडी सीधी सीधी चल रही है उसको कहते हैं लीनियर एसएचएम। क्या बोलेंगे, लीनियर एसएचएम। और ये किससे कंट्रोल हो जाएंगी, फोर्स से। लेकिन जिनमें बॉडी घूम रही है वो टॉर्क से कंट्रोल होंगी और उनको कहेंगे एंगुलर एसएचएम। दो अलग अलग कैटेगरी में ये पढ़ी जाती है, दोनों के फॉर्मूले लगभग एक जैसे आते हैं। तो मैं लीनियर एसएचएम से इसे समझा रहा हूँ। पहले लीनियर एसएचएम को जनरली कैसे बनाया जाता है, ये जो मैंने अभी बनाया, एक मीन पोजीशन होगी जहाँ x 0 होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन या वेलोसिटी 0, एक और एक्सट्रीम पोजीशन या वेलोसिटी 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाता है, मीन पोजीशन। अगर मैं आपसे पूछूं तो मीन पोजीशन से इस साइड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, वो यहीं तक तो होगा, और इधर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, यानी जब पार्टिकल यहाँ होगा तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा नहीं, और जब इधर होगा तो भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। कहाँ से मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड, जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैपिटल ए सिंबल, और इसको डिफाइन करना बहुत आसान। देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन the maximum displacement from main position is called amplitude, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे भी बना देते हैं डायग्राम में। देखो ये तो नजर आई गया, वो ये तो दोनों एक्सट्रीम के बीच का सेपरेशन 2a पता चल गया होगा। ये x = 0 है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि इधर जा रहा है और उधर जा रहा है, तो एक साइड को मैं पॉजिटिव मान सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजिन है तो ऐसा लग रहा हो ये पॉजिटिव x और उधर नेगेटिव x। कई बार इसे ऐसे लिख देते हैं, देखो इस जगह का डिस्प्लेसमेंट होगा x = तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दो एक्सट्रीम होगी। और जरूरी नहीं कि x में ही y में भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट को y कहना शुरू कर देंगे, मेन पोजीशन को y = 0, ऊपर y = +a और नीचे y = -a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और भी थोड़ा सा डिस्कशन इसमें, ये हमने मेन पोजीशन पे, यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा ऐसे v वेलोसिटी ऐसे जा रहा होगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा। अब देखो मीन से जब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा तो हमें पता है एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो बताइए मीन से एक्सट्रीम जब पार्टिकल जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी घट रही होगी या बढ़ रही होगी, तो ऐसे जा रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, राइट वर्ड। तो मैं देखो फोर्स या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सही बना रहा हूँ, यस सर। क्यों, फोर्स जब वेलोसिटी के अपोजिट लगता है तभी तो स्पीड कम होती है। अब देखिए ये जो f है ये इसकी स्पीड को घटाता जा रहा है, घटाते घटाते यहाँ 0 हो गई, लेकिन जब ये लौट के आएगा तब यही f बढ़ाना शुरू कर देगा। तो बताइए सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, मेन पोजीशन v मैक्स। अब देखो होगा क्या,
जब मीन से इस वाले एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है पार्टिकल तो स्पीड घटते घटते जीरो, किसने घटाई? इस फोर्स ने। लेकिन जब ये वापस लौट के आ रहा होगा तो यही फोर्स बढ़ाना शुरू कर देगा। मतलब ऐसी बात समझ सकते हो जैसे बॉल को ऊपर फेंका तो जी नीचे लग रहा है कि नहीं? तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो स्पीड कम हो बढ़ेगी, लेकिन जब बॉल नीचे आएगी बढ़ेगी। वही जी उस स्पीड को बढ़ा देगा। फोर्स बदलना थोड़ी पड़ा है। तो जाते टाइम ये फोर्स रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, तो वापस आते टाइम क्लियर। जब ये लौट के आएगा तो यहाँ स्पीड फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन अब इधर हो जाएगी वी मैक्स। अब देखो इस मीन से इस एक्सट्रीम की तरफ ये जा रहा होगा जो, तो स्पीड घट रही है तो फोर्स की डायरेक्शन देखो आप सही लगा रहा हूँ है ना। ये फोर्स यहाँ तक तो घटाएगा स्पीड को, लेकिन वापस आएगा तब यही फोर्स बढ़ाएगा। तो क्या इस फोर्स की एक जानकारी हमें मिल रही है? क्या इस फोर्स के लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हैं? फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। बात सही है क्या? देखो देखो जरा ध्यान से, फोर्स की डायरेक्शन पे कमेंट कर रहा हूँ। जब पार्टिकल इधर चल रहा है तब भी फोर्स किधर की तरफ लगा हुआ है? मेन पोजीशन की तरफ। जब पार्टिकल इधर चल रहा है तब भी फोर्स मेन पोजीशन की तरफ लगा हुआ है। तो लिख लेंगे इन एसएचएम फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। In SHM, force is always towards main position. डायरेक्शन बताइए मैंने, फोर्स किधर रहेगी? हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। पक्का? लेकिन क्या ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होंगे? यस सर। नो सर। नहीं एक हाँ देखो, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा तो वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट होंगे, लेकिन जब ये लौट के आ रहा होगा तब वेलोसिटी भी उधर ही हो जाएगी और फोर्स भी उधर ही हो जाएगा। तो यही फोर्स रिटार्डेशन भी देगा और यही फोर्स एक्सेलरेशन भी देगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन रहेगा ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ, इधर भी इधर भी। तो फिर मैं देखो एक और बात कह सकता हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लो पार्टिकल इस जगह पे है, यहाँ इधर जा रहा हो या चाहे इधर जा रहा हो, अगर पार्टिकल इस जगह पे है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं? तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा जाएगा? जब पार्टिकल इस जगह पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ है लेकिन ये चिंता नहीं करनी कि इधर जा रहा है या इधर आ रहा है लौट के। अगर वो इस जगह पे है तो डिस्प्लेसमेंट गारंटी से यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सही बनाई है मैंने? यस सर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 180। जाते टाइम या वापस आते टाइम? हमेशा। जब जा रहा होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा और जब वापस आ रहा होगा तब भी पोजीशन तो यही है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू करेंगे? तो खत्म कहाँ होगा? जहाँ पार्टिकल है। अब देखो यहाँ आ जाओ, जब पार्टिकल इस जगह पे है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा जाएगा, जैसे ये मीन है और पार्टिकल इस जगह पे है, किसी टाइम पे पार्टिकल ये है और ये एक्सट्रीम है मान लो। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि पार्टिकल यहाँ है, अब ये चिंता मत करो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आप डिस्प्लेसमेंट बना के बताओ कैसे बनाएंगे? मीन से शुरू करेंगे और खत्म कहाँ करेंगे? पार्टिकल। एरो कहाँ लगाएंगे? मीन से पार्टिकल शुरुआत जहाँ से होती है वहां से एरो लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जिसे हम एक्स भी कहते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं इसमें, और फोर्स भी एक वेक्टर होता है। क्या है इनके बीच में एंगल? 180। हमेशा 180, इधर हो तो भी और इधर हो तो भी। द एंगल बिटवीन force and displacement, the angle between force and displacement from mean position, ये तो obvious है, is always 180 degree, is always 180 degree। मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट हैं। तो देखो मैं एक बात लिख रहा हूँ, उससे सहमत हो जाओगे क्या? F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस kx। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था F इक्वल टू kx, वो क्या चीज थी? मैग्नीट्यूड। अब देखो इसमें डायरेक्शन भी आ चुकी है। इस माइनस का क्या मतलब है? अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। इस माइनस का मतलब ये है कि फोर्स
किसके अपोजिट होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मेट में भी अगर ये लिखा हो तो डरने की जरूरत नहीं। यहाँ माइनस का मीनिंग क्या है? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सहमत है? बताइए एसएचएम में स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे। सबसे कम एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पे। सबका 0। इसको ऐसे लिख दूं मैं F इक्वल टू kx, तो ये भी सही है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो अगर न्यूटन साहब की एक बात आपको याद हो, F इक्वल टू ma, तो क्या मैं इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन ढूंढ सकता हूँ? यस सर। A इज इक्वल टू k बाई m, तो कांस्टेंट हो गया, इनटू x। तो फोर्स x का लीनियर फंक्शन था, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन भी लीनियर फंक्शन ही है। लीनियर फंक्शन ही आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं मीन पोजीशन पे जहाँ x 0 होगा, वहाँ एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। नहीं समझे? बताइए इस x की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो बताइए एक्सीलरेशन सबसे कम कहाँ होगा? मीन पे। मीन पे। कितना? 0। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? एक्सट्रीम पे। कितना? k बाय m। k बाई m इनटू बड़ा A। नहीं समझे? यस सर। x की वैल्यू यहाँ जाके कितनी हो जाएगी? a। और बताइए इस एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन कितना होगा? k बाई m इनटू, ये भी बड़ा है, वैल्यू तो a ही है, नेगेटिव का मतलब x नेगेटिव वाली पोजीशन है। तो बताइए वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? मीन पे। मीन पे। जहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वहाँ एक्सीलरेशन सबसे कम है, 0। और जहाँ वेलोसिटी सबसे कम है वहाँ एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है। एक्सट्रीम पोजीशन। क्या मतलब? मीन पोजीशन एक्सीलरेशन 0 और v मैक्स होगा, और एट एक्सट्रीम v 0 और a मैक्स होगा k बाई m इंटू a, k बाई m इंटू, ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन। इस एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमम होगा और इस एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमम होगा। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो समझ गए होंगे। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स से आता है एक्सीलरेशन। फोर्स की जो डायरेक्शन है इधर एक्सीलरेशन होगा और इधर भी एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा। तो क्या ये हमेशा एक्सीलरेशन होगा या कभी कभी रिटार्डेशन भी होगा? कभी कभी रिटार्डेशन। जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जा रही होगी तब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का काम करेगा, और एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ रहा होगा एक्सेलरेशन। ये एक्सीलरेशन बन जाएगा। स्पीड को ये घटाएगा भी और बढ़ाएगा भी। ठीक है। जैसे ये सिंपल सा लीनियर एसएचएम बनाओ। एम्पलीट्यूड तो समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए एक्सप्रेशन कहाँ सबसे ज्यादा, कहाँ सबसे कम, वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ। अगर ये चीज और डिफाइन होती है उसमें क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल T रिप्रेजेंट हो जाए। नाम से पता चल रहा है, हमें पता है कि ये एसएचएम बन रही है, लेकिन ये पीरियोडिक भी तो है। यस सर। नहीं है? यस सर। शुरुआत तो पीरियोडिक से ही हुई है। एसएचएम पीरियोडिक होगी क्या? यस सर। ऑसिलेटरी होगी क्या? यस सर। पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन जो होती है उसकी खास बात पता है, वो अपने आप को रिपीट करके टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है। तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगे वहां तक कुछ समय लगेगा कि नहीं? यस सर। उसी को क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड। इसको एक और नाम देते हैं ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का मतलब समझो, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया मीन से, मान लो पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया मीन से, मीन से इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया। अब इधर जाएगा तो रिपीटेशन होंगे भी। यस सर। नहीं समझे? यस सर। या मान लो शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ,
और फिर यहाँ आ गया, तो उसके बाद रिपीटेशन शुरू होगी कि नहीं? यस सर। तो शुरुआत यहाँ से हो या बीच में से भी हो सकती है। यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से इधर गया और फिर लौट के यहाँ गया, हो गया कि एक ऑसिलेशन? नहीं, अब इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर यहीं, और फिर जाना शुरू करेगा इधर। समझ रहे हो कि नहीं? इसको कहते हैं क्या? वन ऑसिलेशन। क्या ऑसिलेशन की शुरुआत गारंटी से मीन से ही होनी चाहिए? नहीं, कहीं से भी हो सकता है। क्या एक्सट्रीम से ही होनी चाहिए? नहीं सर। कहीं से भी हो सकती है। जैसे मान लो इस कमरे में कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे एसएचएम करने के लिए छोड़ दिया, हम कमरे से बाहर गए, घूम फिर के आए, जैसे ही हमने कमरे में एंटर किया और जैसे ही अपनी नजर पड़ी पार्टिकल पर, क्या जरूरी मीन पे ही होगा वो? नो सर। क्या जरूरी एक्सट्रीम पे ही होगा? कहीं बीच में हो सकता है कि नहीं? तो हमारे लिए वो होगा T = 0। समझ लो नहीं? T = 0 का क्या मतलब है? हमने उसे कब देखना शुरू किया? T = 0 का मतलब ये नहीं कि मीन से चला, T = 0 का मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीम से चला। T = 0 का मतलब क्या है? हमने उसे कब देखा। ठीक है, तो जैसे हमने जब देखा तो वो मीन और एक्सट्रीम के बीच में था। मान लो कहीं इधर जा रहा है, इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, ये हो गया वन ऑसिलेशन। इस एक ऑसिलेशन में कुछ समय लगेगा कि नहीं? यस सर। उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। लेकिन ये बात समझने की कि ऑसिलेशन की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, मीन से भी हो सकती है, एक्सट्रीम से भी हो सकती है, और इन बिटवीन कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, time taken in one oscillation is called time period. Time taken in one oscillation is called time period. ठीक है, एक ऑसिलेशन का मतलब समझिए कि नहीं? एक ऑसिलेशन कहीं से शुरुआत हुई और लौट के वहीं आए और उधर ही चलना शुरू कर दे, रिपीटेशन शुरू हो जाए, उसी को कहते हैं अपन वन ऑसिलेशन। उसमें कुछ समय लगाओ। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जल्दी एसएचएम कर रहा है, तो ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कुछ समय लग रहा हो, तो मान लो हमने देखा 1 सेकंड के टाइम में उसने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिए, तो इसे क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए इसने? 10। किसी दूसरे एसएचएम में मान लो उसने 1 सेकंड के अंदर 20 ऑसिलेशन पूरे कर दिए, 20 बार रिपीटेशन हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या होंगे? 20। तो कितने ऑसिलेशन इसने 1 सेकंड में कंप्लीट कर लिए, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डिफाइन करें इसे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको ढूंढने का देखो तरीका है अपने पास। मैथ के स्टूडेंट हैं, समझने की कोशिश करना है। एक ऑसिलेशन का टाइम टी है, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए होंगे? ये 1 सेकंड लिखा है ना, नहीं समझे? जैसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड है 1/20। समझ ना जरा, टाइम पीरियड है 1/20, मतलब एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? 1/20 में। तो 1 सेकंड में कितने हो गए होंगे? 20। तो टी की वैल्यू में 1/20 रख दूंगा तो ऊपर 20 चला जाएगा। सारी कैलकुलेशन तो क्या फ्रीक्वेंसी को हम टाइम पीरियड से ढूंढ सकते हैं? क्या हम अगर फ्रीक्वेंसी के बिना तो टाइम पीरियड बता सकते हैं, और टाइम पीरियड के बिना तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ एक और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ ऐड होती है, ये आगे अभी इंट्रोड्यूस होगी जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा।
ओमेगा ढूंढा जाता है 2 पाई एफ से। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1/3 रख दूं 2 पाई बन जाएगा 2 पाई बाई डी। तो टाइम पीरियड अगर पता है हमें तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी बातें हम पता होनी चाहिए। अब आते हैं देखो मेन मुद्दे पे। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले से हो सकता है पता भी हो आपको। अब देखो अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। कोई भी पार्टिकल जब एक्सचेंज कर रहा है तो बताइए उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ है? ठीक है। तो अब देखो सबसे कम तो यहाँ है ये v मैक्स, और जब पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड v मैक्स से घट के v हो गई और फोर्स लगा हुआ है। ठीक है। तो अब ये डायग्राम आपको बनाना चाहिए नया, और एक छोटी सी हेडिंग डाल के बना सकते। छोटी सी हेडिंग लिखेंगे स्पीड इन SHF। स्पीड हेडिंग लिखना है आपको, स्पीड की कैलकुलेशन करने वाले। जो सबसे ज्यादा मेन पोजीशन पे है ये भी ढूंढेंगे, सबसे कम एक्सट्रीम पे वो तो 0 ही है। v मैक्स की हमें ढूंढना पड़ेगा तो सब आ जाएंगे। स्पीड की कैलकुलेशन करनी, मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं जब पार्टिकल रहेगा तब क्या होगी ये सब ढूंढना। मीन से जब एक्सट्रीम मीन से यहाँ तक ये पार्टिकल गया तो ये x चल गया है ना, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इधर ये x इक्वल टू 0 वाली जगह रिटार्ड हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। कितने फोर्स से रिटार्ड हो रहा है? F इज इक्वल टू kx। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा इसका? k/m इनटू x। यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है। देखो एक्सीलरेशन के बारे में एक चीज और जानते हैं सर, इससे मैं dv/dt लिख सकता हूँ। यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू k/m इनटू x। ये नेक्स्ट स्टेप ये। ठीक है। अब इसमें देखो इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान देना। dv/dt तो ये है, मैं क्या करता हूँ अपने सुविधा के लिए इसे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड भी कर दिया, तो dx कैंसिल हो गया, यही बचा k/m इनटू x। इससे फायदा मिल जाएगा हमें। ये जो dx है इसके साथ में dt को ले लूंगा, तो dx/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ d, तो ये dx बच जाएगा dv, तो ये क्या बच जाएगा dv/dx इज इक्वल टू k/m इनटू x। ऐसा करने से हमने टाइम को गाइड कर दिया, एक वेरिएबल कम कर दिया, तो हमें फायदा मिलेगा। देखो इसका क्या फायदा मिलेगा, मैं v dv को इधर ही रहने देता हूँ, k/m इधर है और x dx, और फिर मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूँगा। k/m तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की लिमिट रखनी है 0 से x। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, बताइए जब x 0 तो v कितना है v मैक्स, तो v की लिमिट होगी v मैक्स से 0 नहीं v। ठीक है। अब थोड़ा सा करना सिंपल, इंटीग्रेट करना जानते हो, इधर आएगा v²/2 और लिमिट्स लगानी पड़ेगी, v मैक्स से v इज इक्वल टू k/m है, तो इसका इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से x। 2 और 2 तो खत्म हो रहा है शायद। यस सर। इधर लिमिट लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट v² माइनस v मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k/m इनटू x। माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक नोट करो, फिर एक बढ़िया सी कंडीशन लगाऊंगा मैं।
अगर मैं इस फॉर्मूले में x इज इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए रख दूं तो बताइए v कितना हो जाएगा? 0। सहमत है? यस सर। x इक्वल टू ए रखो या माइनस ए रखो, हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि नहीं? एक्सट्रीम पे जाके v क्या आ जाएगा? 0। तो मैं इस इक्वेशन में अगर x की जगह पे a या माइनस ए रखूंगा तो v की जगह पे 0 रख सकता हूँ। तो क्या आएगा? 0 माइनस v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए रखोगे तो भी ए स्क्वायर ही होगा। हाँ, एक गलती तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, किसी दुष्ट सर रिटार्ड कर रहा है ना, किसी दुष्ट ने नहीं बताया। रिटार्ड कर रहा है ना, माइनस रिटार्डेशन होता है तो हम माइनस लगा दें। माइनस लगाते हैं। अब तक सो रहा था, ये माइनस साइन चल ही रहा है साथ में, अब ये माइनस साथ में चलेगा तो ये माइनस यहाँ भी आएगा और ये माइनस आएगा तो देखो ये माइनस सब गायब होगा, यहाँ जाके गलती कर पा रही। तो v मैक्स कितना आएगा? रूट k बाई m इंटू a। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हमें पता चल जाएगा ये जो k बाई m है ना, ये वही है जो हम ओमेगा कह रहे थे थोड़ी देर पहले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ये k बाई m कांस्टेंट है। ये होता है k बाई m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लिख लो अभी, बाद में आएगा कई जगह तो और तभी समझ में आएगा। यानी k और m कांस्टेंट है कि नहीं? k बाई m जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं हम? ओमेगा स्क्वायर। तो रूट ले लेंगे तो ओमेगा बचेगा, तो रूट k बाई m की जगह पे क्या लिख देंगे? ओमेगा ए। तो ये देखो बढ़िया फॉर्मूला तैयार हो, ओमेगा ये रखना है आपको। बताइए एसएचएम में स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे। क्या हमें उसका फॉर्मूला तैयार मिल गया कि नहीं? सर। ओमेगा इंटू ए। ओमेगा हमें क्या पता होना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड या एफ दिया तो भी ढूंढ सकते हैं ओमेगा को। कैसे? 2 पाई बाई या 2 पाई एफ से। ओमेगा नोन है और एम्पलीट्यूड नोन है, तो हम क्या बता सकते हैं? मैक्सिमम स्पीड। पक्का? जब v मैक्स आ जाएगा तो देखो हम जनरल फॉर्मूला बना देंगे। v मैक्स जब आ गया तो मैं उस फॉर्मूले पे पहुंच रहा हूँ जो आपको रखना है, उससे सवाल हो जाएगा। ये देखो, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वी स्क्वायर प्लस वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एम की जगह पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा और इस पे उधर लाऊंगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और वी मैक्स की वैल्यू अभी हमने ढूंढ ली कितनी? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब आप v ढूंढोगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये है फॉर्मूला जिसके लिए सब काम हो रहा है। ये रखना, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल जाएगा? किसी भी x पे वेलोसिटी क्या होगी। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे सब जगह क्या आ जाएगा? मान लो मैं x की उनकी पता करनी है, x की जगह पे क्या रख देंगे? a माइनस ए रखो या प्लस ए स्क्वायर रखो, x की जगह पे a रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। तो v क्या आ जाएगा? 0। पता है एक्सट्रीम का वेलोसिटी 0। अच्छा, इसमें x की जगह पे 0 रख देंगे, ओमेगा कहाँ की स्पीड आ जाएगी? मीन पोजीशन कितनी? ओमेगा। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि भाई मीन और एक्सट्रीम के बीचों बीच जहाँ x a/2 होगा वहाँ की स्पीड बताओ, तो यहाँ x की जगह पे क्या रख देंगे? a/2।
इस फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं, मीन पोजीशन से किसी भी डिस्टेंस पे स्पीड क्या होगी, समझ रहे हो। ओमेगा तो नोन है, एक एसएचएम के लिए ओमेगा तो पता होगा, ओमेगा पता होगा और क्या पता होगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। पॉइंट, सवाल को थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूँ, है इसी फॉर्मूले में। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब ब्रैकेट में लिख लेना एक्स, एक्स ही बताना। फाइंड द पोजीशन एट विच स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। सवाल समझ में आ गया। फाइंड द पोजीशन या एक्स बताना एट विच स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ये जो v है ये मैक्सिमम का आधा करना है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें v की जगह पे क्या लिखना है, ओमेगा ए बाई 2, ओमेगा ए बाई 2। ओमेगा ए क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड, उसका आधा रखना है v को। ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा से ओमेगा ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 4। एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 ए बाई। क्यों लिख रहा हूँ मैं प्लस माइनस, दोनों पोजीशन एक्स की दो माइनस में प्लस इधर एक उधर, जो काम इधर हो रहा था बिल्कुल वैसे ही काम। मैक्सिमम की हाफ स्पीड एक जगह पे होगी या दो जगह, दो जगह पे, दो जगह, इस साइड भी दोनों आंसर अपने आप आ गए, समझ रहे हो क्या। यस सर। अब देखो इसकी और एक अलग तरह की स्टडी और करते हैं। इससे तो हमें पता चलिए मीन पोजीशन पर एसएचएम करते हुए पार्टिकल की मीन पोजीशन पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पे सबसे कम 0। तो सबसे ज्यादा स्पीड कितनी होती है, वो पता चल गया हमें v मैक्स ओमेगा इनटू a। लेकिन मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं भी होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, उसका भी फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो एक और चीज जैसे नाम के साथ पढ़ते हैं, अब मीनिंग समझा गया कि ये क्या होता है और कैसे सवालों में यूज होगा वो देखते हैं। जैसे ये मैं एसएचएम बना रहा हूँ, जनरल एक्स इक्वल टू 0 से मीन पोजीशन, इधर एक्स इक्वल टू प्लस ए एक्सट्रीम, एक्स इक्वल टू माइनस ए ये वाले, ठीक है। अच्छा जब ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से जो हम मेजर करते हैं एक्स को, वो कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, सिंपल सी बात है, एक्स चेंज नहीं होगा। अभी क्या है एक्स 0, अगर यहाँ से शुरुआत हो रही है तो यहाँ एक्स 0 हो गया, इधर जाएगा तो एक्स बढ़ेगा फिर घटेगा फिर उधर बढ़ेगा, एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यस सर। तो किसी भी टाइम टी पे इसका एक्स कितना होगा, यानी अगर हम एक्स का टाइम के साथ फंक्शन बना पाए उसी को हेडिंग में लिखा है वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा कि नहीं, बताओ सिंपल। अब वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इतने टाइम पे कितना होगा ये हम कैसे ढूंढ पाएंगे, जब हमें टाइम के साथ फंक्शन पता उसमें टी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो ये ढूंढने की कोशिश में इक्वेशन का मीनिंग बताया मैंने। इक्वेशन का मीनिंग क्या है, एक्स का टाइम के साथ फंक्शन। कैसे ढूंढेंगे देखो, मान लो किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे है और ये इसका एक्स है, इस टाइम पे v जो स्पीड हम कहते हैं
क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सहमत है? ये तो पढ़ा है कि हमने, तो ये को देखो मैंने कुछ लिख दिया, dx by dt is equal to ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस dx इधर ही रहने दो और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, ओमेगा इधर रहने दो और dt को इधर ले दो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, देखो यस सर। ठीक है। अब मैं करूंगा से ओमेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इस LHS में जो कुछ लिखा है इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन इनवर्स x by a। तभी तो कुछ बताया। इधर ओमेगा तो कांस्टेंट है t, और मैं बिना लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये भी जानते होंगे। लिमिट्स मैंने अभी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमें नहीं पता कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था। अभी बता दूं थोड़ी देर पहले, क्या जरूरी है t इक्वल टू 0 पे मीन पे ही हो? नहीं सर, कहीं भी हो सकता है कि नहीं। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, जब हमने देखना शुरू किया तो अभी बिना लिमिट्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस कांस्टेंट करना पड़ता है सर, वही किया है। अब इस साइन को उधर ले जाएंगे, x by a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस c। इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट है। चुप रहो से थोड़ी देर, थोड़ी देर शांत रहो। a को उधर ले जाओ तो क्या जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस c। यहाँ तक नोट करें, इसको खुश करते हैं। तो वो बात चल रही होगी। देखो यहाँ तक तो क्लियर है, टाइम का फंक्शन तो आ चुका है। अब देखो इस साइन के आगे जो भी लिखा होता है वो एंगल होता है, जानते हैं? तो कोई मुझे बता सकता है ओमेगा टी प्लस ये पूरा एंगल है, और ये भी जानते हैं हम एंगल में एंगल ही ऐड हो सकता है। तो ओमेगा इंटू टी, क्या ये भी एंगल होगा? ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड। तो क्या ये जो सी आ रहा है प्लस सी, क्या ये एंगल होगा? तो एंगल्स को हम जनरली सी तो नहीं लिखते, कम से कम थीटा मिला होगा कई जगह, है ना? हाँ, थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा ऐसे एंगल्स लिखे जाते हैं। तो ये भी एक एंगल है, लेकिन यहाँ के लिए इसे एक नया सिंबल दिया जाता है, ये साइन ओमेगा टी एंगल्स के लिए फाई भी होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट है, लेकिन हमें पता है कि ये कांस्टेंट एंगल होना चाहिए, गारंटी साइन के साथ लिखा है। और एंगल्स के लिए सिंबल्स जनरली सी ऐसे नहीं होते, ऐसे ये सिंबल्स होते हैं। थीटा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर इसके लिए कई जगह पे थीटा भी लिखा मिल जाए तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो नोट किया, इक्वेशन आ गया, आंसर आ गया, लेकिन अभी इस पर चर्चा होगी कुछ, यहाँ तक नोट करके रखने जा रहा। हम क्या करना चाह रहे थे? हाँ, इक्वेशन का मतलब क्या था? एक्स किसी टाइम को पता चल तो गया था। अब इसमें देखो ये साइन तो मैं पता ही है, तो फंक्शन एक तरह का, ये एम्पलीट्यूड ओमेगा पता ही है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है वो भी नोन होगा कि भाई इस टाइम पे बताइए। नई चीज ये आ रही है पाई, इसकी चर्चा होगी। देखो ये जो पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है साइन के साथ, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एंगल होगा कि नहीं? इस पूरे एंगल को जब एक नाम दिया जाता है ओमेगा टी प्लस पाई, इस पूरे एंगल को नाम दे रहा हूँ फेजर। ऐसे चलने इस पूरे एंगल का एक नाम अलग है, तो ये एंगल ही, लेकिन क्योंकि ये एसएचएम में यूज हो रहा है इसलिए इसके सम्मान में थोड़ा एक नाम और जोड़ दिया इसको फेजर। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 0 पे फेज एंगल की वैल्यू बताओ, इसमें t 0 रख देंगे कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, तो फाई का नामकरण हो गया कि इनिशियल फेज एंगल। नहीं समझे? t इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, इनिशियल। तो इस फेज एंगल की वैल्यू इनिशियली क्या रही होगी, फाई। फाई को रही। इसलिए फाई का नाम क्या रख दिया, इनिशियल फेज एंगल। एंगल। तो कभी एसएचएम में जैसे इस तरह के कई एसएचएम लिखा मिला करेगा, जैसे ये लिख दिया मैंने x इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखा मिल जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं फेज एंगल बताओ, लाइक ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 30 पूरा एंगल होगा फेज एंगल। आपसे पूछा जाए इनिशियल फेज एंगल बताओ, 30 डिग्री। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। एक होता है फेज एंगल, फेज एंगल में तो पूरा एंगल लेना होता है, तो इनिशियल में t 0 रख के जो आएगा वो बन जाएगा इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, चलो नामकरण तो हो गया, लेकिन ये है क्या बोला, इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन होगा। अच्छा, ये फंक्शन हमें बताएगा क्या, ये हमें बताएगा किसी भी टाइम t पर x कितना है, नहीं? यस सर। तो क्या हमें यही फंक्शन ये भी बता देगा कि t इक्वल टू 0 पे x क्या है? यस सर। t इक्वल टू 0 रख देंगे हम। हाँ, ये 0 हो गया, बचेगा क्या, ये sin फाई। फाई, साइन फाई। अब t इक्वल टू 0 रख के चलो, ये तो 0 हो गया, लेकिन फाई तो भगा रह जाएगा। यस सर। जब तक फाई नहीं पता होगा तब तक x तब पता तक हम t इक्वल टू 0 का x भी नहीं नहीं बता पाएंगे। t इक्वल टू 0 का x कब बता पाएंगे, जब फाई जब फाई पता होगा। तो फाई का काम समझाने की कोशिश में हूं। फाई किस काम में आता है, फाई इस काम में आता है कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, ध्यान देना। इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का x कहाँ है, x कितना है, मतलब हमने जब देखना शुरू किया तो जरूरी है मीन पे होगा वो। नहीं सर, यहाँ हमने जैसे कमरे में एक पार्टिकल एसएचएम करने के लिए छोड़ दिया, हम जैसे ही एंटर हुए तो वो होगा क्या, t इक्वल टू 0। अब वो जब जैसे ही हमने देखा t इक्वल टू 0 पे, तो वो कहाँ पे, यानी उसका x कितना है, ये हमें कौन बताने वाला है, sin फाई। नहीं समझे? जैसे यहाँ देखो, इसमें t 0 रख दूं, x मिल जाएगा क्या, यस सर। कितना, 5 sin 30, sin 30 1/2 क्या जाएगा 5। एम्पलीट्यूड कितना है 10। तो मीन और एक्सट्रीम के बीचों बीच आ गया कि नहीं? यस सर। लेकिन ये भी अभी अधूरी जानकारी है। क्यों अधूरी है, x इक्वल टू 5 पे ये तो पता चल गया, लेकिन इधर जा रहा है या इधर जा रहा है ये अभी पता, ये कभी भी नहीं पता चला। तो ये भी कौन बताएगा, फाई बताएगा। तो फाई हमें दो बातें बता दिया करेगा, कौन सी इनिशियली कहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे एंड जा रहा है? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दोनों बातें कौन बताने वाला है? तो बताइए फाई का क्या रोल होगा एसएचएम में? इनिशियल पोजीशन बताएगा, इनिशियल पोजीशन बताएगा और इनिशियल डायरेक्शन बताएगा। या उल्टा कह सकता हूँ, अगर हमें इनिशियल पोजीशन और इनिशियल डायरेक्शन पता है तो हम फाई ढूंढ सकते हैं, या फाई पता है तो हम इनिशियल डायरेक्शन और इनिशियल पोजीशन। फाई गिव्स टू इंफॉर्मेशंस, फाई गिव्स टू इंफॉर्मेशंस एज, और फिर उसके बाद लिखो फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी, जो भी कहें, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देगा ये, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी यही बताएगा, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। अगर फाई पता है तो हमें क्या क्या मिल सकता है, इनिशियल इनिशियल पोजीशन और इनिशियल चलने की डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात मैं तो कर रहा हूँ, जैसे मान लो किसी इनिशियली पार्टिकल यहाँ a/2 पे है, तो a/2 पे भी दो बातें हो सकती है, नहीं यहाँ तो इधर भी जा रहा हो सकता है, तो हमने जब देखा तो जरूर थोड़ी इधर ही जा रहा हो,
उधर भी तो जा सकता है, तो ये भी कौन बताएगा हमें? Phi। फाई बताएगा, ठीक है। या फिर अगर हमें इनिशियली पता है कि किधर है और कहाँ है और किधर जा रहा है, तो हम फाई ढूंढ सकते हैं। दोनों टाइप के सवाल। फॉर एग्जाम्पल, a particle is performing SHM. A particle is performing SHM with amplitude A and angular frequency omega. यहाँ तक की जानकारी से सहमत है? क्या क्या दिया है? एम्पलीट्यूड दिया है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM if initially particle is at mean position. Initially the particle is at mean position. अच्छा, अभी तक जो लिख लिया वो ठीक है, लेकिन अभी तक ये समझो, हमें जानकारी दे रखी है कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन पे। लेकिन अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो क्या यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ? पहला पार्ट, मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए, समझ गए इसका मतलब? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। और दूसरा पार्ट, मूविंग टुवर्ड्स माइनस ए। पहला पॉइंट मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए, और दूसरा पार्ट मूविंग टुवर्ड्स माइनस ए। तो समझो, देखो इसका मतलब, हमें पूछा है SHM का इक्वेशन, तो इक्वेशन तो यही होता है, लेकिन इक्वेशन पूछने का मतलब हमारा ये है कि फाई पूछा जा रहा है। मान लो किसी सवाल में फाई हमने ढूंढा और 30 आ गया, तो इक्वेशन क्या लिख दिया जाएगा? x = a sin ओमेगा t + 30, वो आंसर होगा। इक्वेशन का मतलब समझ रहे? इक्वेशन पूछा जा रहा है मतलब इनडायरेक्टली हमें फाई पूछा जा रहा है, फाई की वैल्यू लग रही है तो आंसर आएगा। तो कैसे आएगा सुन लो और मैच कराना अगर सही हो जाए तो उसी बना लो। तो देखो करते हैं, x = जनरल इक्वेशन लिखते हैं, sin ओमेगा t + फाई, यही तो है। बताइए, अगर मैं इसमें t 0 रखूं तो x को क्या रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0 = 0 पे कहां दिया है? मीन पोजीशन। मीन पे x क्या होता है? 0। तो मैं देखो इसे 0 रख दूंगा, a sin, और t को भी 0 रख देंगे। सहमत है इससे? तो इधर से आ जाएगा sin फाई = 0। तो 0 से 360 के बीच में फाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 या 180। 180 की जगह मैं पाई लिख दूं तो समस्या है? साइन 0 होता है, sin पाई और साइन 180 भी 0 होता है। सहमत है? हमें साइन 0 = 0 मिला है, साइन फाई = 0, तो इसका मतलब फाई की पॉसिबल वैल्यू 0 या 180। अब देखो, मतलब अगर मीन पोजीशन पे है t = 0 पे, तो फाई 0 भी हो सकता है या 180। अब 0 होगा या 180 होगा, ये देखो हमें क्या जानकारियां दे रखी है। पहला पार्ट सुन लो पहले, x = a sin ओमेगा t + फाई है, ठीक है। मैं अगर आपसे वेलोसिटी पूछना चाहूं तो आप डिफरेंशिएट कराएंगे इसे? करें डिफरेंशिएट? क्या होगा इसका डिफरेंशिएट? a ओमेगा cos ओमेगा t + फाई, cos ओमेगा t + फाई। पक्का? यस सर। तो मैं अगर आपसे t = 0 रख के इसमें वेलोसिटी पूछना चाहूं ओमेगा तो क्या आएगा? a ओमेगा cos फाई। पक्का? सहमत है? अब देखिए, अगर मैं इसमें फाई रखता हूं 0,
अगर मैं फाई रख देता हूँ उसमें 0, इफ फाई इज इक्वल टू 0, बताइए बी की वैल्यू क्या है? ओमेगा और मैं अगर इसमें रख देता हूँ फाई 180 माइनस ओमेगा तो बी कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा। सहमत है? मतलब इसका ये है, अगर मीन से इधर जा रहा है ऐसे, इस वेलोसिटी को क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। और अगर इधर चल रहा है पार्टिकल, इस वेलोसिटी को क्या माना जाएगा? तो बताइए पहले पार्ट के लिए, अभी पहले पार्ट के लिए, पहले पार्ट में पार्टिकल किधर जा रहा है? प्लस है तो मीन पोजीशन पे, लेकिन जा किधर रहा है? प्लस पॉजिटिव एक्सिस पे, तो वेलोसिटी क्या रही होगी? पॉजिटिव। तो बताइए पहले पार्ट में फाई क्या लिया जाएगा? 0। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? a sin ओमेगा t, ये आंसर। ठीक है? दूसरे पार्ट में बताइए, दूसरे पार्ट में पार्टिकल है तो मीन पे ही, लेकिन उधर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव कितने फाई पे आ रही है? 5 या 180, एक ही बात। तो क्या इक्वेशन लिखा जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस 180 या पाई लिख सकते हैं। किसी को sin 180 प्लस थीटा माइनस सेकंड पार्ट है, तो क्या बन जाएगा आंसर? माइनस a sin ओमेगा टी। ऐसे लिख सकते हैं। इन दो रिजल्ट्स को आप याद भी रख सकते हो। कैसे याद रखेंगे? जैसे हमने पार्टिकल को देखना शुरू किया तो वो कहाँ मिला? मेन पोजीशन पे। जैसे हमने देखा तो मेन पोजीशन पर नजर आया और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो फटाफट से इक्वेशन क्या लिख दिया करेंगे? a sin ओमेगा t। और हमने देखा कि t इक्वल टू 0 पे मीन पे है, हमने देखना शुरू किया मीन पे है लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, माइनस a sin ओमेगा t। लिखा जाया करेगा माइनस a sin ओमेगा t। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। The particle is performing SHM. The particle is performing SHM with amplitude A and angular frequency omega. Performing SHM with amplitude A and angular frequency omega. Is at x is equal to plus a by 2. Is at x is equal to plus a by 2 initially. इसका मतलब समझे? इनिशियली मतलब जो हमने देखना शुरू किया तब वो कहाँ पाया गया? प्लस ए बाई 2। माइनस ए बाई 2 भी होगा तब, लेकिन हमने देखा जब किधर था? प्लस ए बाई 2। राइट द इक्वेशन। राइट द इक्वेशन मतलब फाइंड फाई, एक ही बात है, फाई ही ढूंढना है हमें। राइट द इक्वेशन, पहला पार्ट लिखो। अच्छा प्लस ए बाई 2 पे है तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं? यस सर। ऐसे यहाँ है प्लस ए बाई 2, प्लस ए बाई 2 यही तो होगा भाई। यस सर। तो ये इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा सकता है या नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। दोनों बातें होंगी। तो पहला पार्ट लिखेंगे मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी वाली स्थिति, और दूसरा पार्ट मूविंग टुवर्ड्स माइनस ए। हाँ 30 डिग्री आ रहा हो, पहले वाले का 30 डिग्री, दूसरे वाले का 210। 180 से पहले ही आ जाएगा, 150 ही आ जाएगा। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड फोर्थ में तो हाँ थर्ड फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। बात साइन की नहीं होगी, बात कॉस की होगी। वेलोसिटी में कॉस आएगा। लग जाओ काम पे। यहाँ t 0 रखाते हैं, x क्या रखना पड़ेगा? a by 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो साइन पाई 1/2 है, पाई की पॉसिबल वैल्यूज 30 डिग्री
या 150 समझ गया हमें। साइन 30 1/2 होता है और साइन 150 भी 1/2 होगा, ठीक है। तो फाई की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो 30 डिग्री या 150। अब कौन सी होगी देखो, वेलोसिटी से डिसाइड होगी। जैसे ये सब लिखना है, वेलोसिटी आ गई a ओमेगा cos फाई इक्वल टू 0 पे। तो अब इसमें अगर फाई रखते हैं हम, फाई रखते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री रखा तो b कितना मिलेगा हमें, इंटू √3/2 पॉजिटिव आ गए। लेकिन अगर 150 रखेंगे 150 डिग्री तो ये आ जाएगा a ओमेगा cos 150। cos 150 को कैसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 30, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस √3/2 a होगा। तो ये नेगेटिव है, यानी 150 पे cos नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 30 पे cos पॉजिटिव। तो बताइए 530 पे वेलोसिटी कैसी रही, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक की तरफ जाएगा। तो 150 पे वेलोसिटी कैसी रही, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्स उधर की तरफ। तो पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री के साथ ओमेगा टी प्लस 30, ये आ जाएगा आंसर पहले पार्ट। और दूसरे पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, पाई आ जाएगा 150 डिग्री। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 150 ऐसे लिखते हैं, ये मिल जाएगा ऑप्शन में। इनिशियल फेज एंगल पहले पार्ट में 30 डिग्री और दूसरे में 150, ठीक है। अब देखो फिर थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। क्या क्या चीजें सीखी हैं। एसएचएम होने के लिए, किसी ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, किसी ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम बनने के लिए फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट का लीनियर फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो वो ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम कही जाएगी। एसएचएम जब हो रही होगी, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, तो स्पीड सबसे ज्यादा मीन पोजीशन पोजीशन, सबसे कम एक्सेलरेशन। तो क्या हमें मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, यस सर, ओमेगा ओमेगा किसी भी पोजीशन एक्स पे ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्सलेशन p बाई m into x, ये तो आएगा। यस सर, और k बाई m को हम क्या लिख ओमेगा सकते हैं, ये कुछ फॉर्मूले। अच्छा, ये जो फॉर्मूला अगर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं। ये क्या मान के लिखा गया है, डायरेक्शंस मान, रिटार्डेशन नहीं डायरेक्शन बताया था। नेगेटिव एक्स एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 180 अपोजिट रहेंगे कि नहीं, ऐसा ये माइनस ये नहीं बता रहा, एक्सलेशन कितना आ जाएगा माइनस k बाई m को ओमेगा। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब ये डायरेक्शन के साथ लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया तो ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक्सलेशन कैसे आता है तो ये भी समझ लो। v कैसे आता है, a कैसे आता है, dv by dv by dt। नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा सर, डबल डिफरेंशिएशन, यस सर। x को एक और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, b स्क्वायर x बाई
dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई डबल डिफरेंशिएट करके लिख दिया, समझ गए क्या? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ऐसा अगर हमें कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे एसएचएम हो रहा है। यस सर, नहीं यस सर, पक्का? तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया और हमें एक्स लिखना है टाइम के साथ फंक्शन, तो हम बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसको देखते ही मैं तुरंत एक्स का फंक्शन क्या लिख दूंगा टाइम के साथ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सहमत है? और फाई का मतलब समझिए फाई इनिशियल पोजीशन और इनिशियल डायरेक्शन। क्लियर यहाँ पे? तो ये जो कर, इससे देखो अपना काम चल जाएगा। इससे अपना अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा था ना एलसी ऑसिलेशन, उसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे और एसी वाले चैप्टर में भी काम आएगा। बताइए जब फोर्स लीनियर फंक्शन हो जाता है एक्स का, तो इक्वेशन कैसा बनता है? साइन और कॉस का फंक्शन, कॉस भी हो सकता है, कब होगा? पाई2 हो जाए, साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है। साइन कॉस के फंक्शन और साइन कॉस के थोड़े जाने पहचाने फंक्शन होते हैं। साइन कॉस का ग्राफ वो याद हो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ऐसा ग्राफ होता है। यस सर, क्या ये पीरियोडिक ग्राफ है? यस सर, पीरियोडिक यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ जाके एक टाइम पीरियड हो गया, यस सर, ये तो आधा ऑसिलेशन और फिर आधा ऑसिलेशन, फिर रिपीटेशन शुरू होगी। यस सर, कॉस का भी इस ऐसे वन आते से हैं, शुरू लेकिन वो मैक्सिमम से शुरू हो जाता है। तो ये भी पीरियोडिक ग्राफ होगा कि नहीं? यस सर, और पीरियोडिक ये है तो पता ही है हमें पहले से। अच्छा मैथ के स्टूडेंट हैं ही आप, क्या टैन भी पीरियोडिक होता है? नहीं, टैन में कभी रिपीटेशन नहीं होती? पाई होता है इसका पीरियड, हैं? पीरियड पाई होता है। पाई टैन पीरियोडिक पीरियडिक फंक्शन है। कितने टाइम बाद या कितने एंगल पे वो या कितनी वैल्यू के बाद रिपीटेशन होता है उसका? पाई वैल्यू क्या होती है? 10 पाई 1090 की वैल्यू नहीं बता पा रहे। इंफिनिटी। ग्राफ वगैरह कभी बनाने की कोशिश की हो 10 का? हैं? कहाँ जाके अप्रोच होता है? इंफिनिटी पे। तो कितने समय या उसकी जो रिपीटेशन की बाउंड्री है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट? Finite है। इनफाइनाइट, नहीं समझे? लेकिन साइन कॉस की जो रिपीटेशन की वो बाउंड्री फाइनाइट है। नहीं, तो साइन कॉस और टेन में कौन सा जो पीरियोडिक फंक्शन सिंपल है? साइन और कॉस। इसलिए चैप्टर का नाम क्या था? सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशन। सिंपल वर्ड इसलिए नहीं है कि ये चैप्टर आसान है। सिंपल वर्ड कहाँ से आ रहा है? साइन और ओमेगा का साइन और कॉस। साइन और कॉस। साइन और कॉस के रिपीटेशन वाले फंक्शन है पीरियोडिक, और वो ही एक सिंपल फाइनाइट रिपीटेशन वाले हैं। हो जाता है, इसलिए इस चैप्टर को सिंपल वर्ड दे देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अपने काम का तो ज्यादा ये है। अगर हमें इस तरह का कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ये एक्स ऐसा नहीं है, पहचान जाएंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा मिल गया तो लीनियर फंक्शन हो गया। तो अब हम इसका जब इक्वेशन लिखा करेंगे तो तुरंत क्या लिख दिया करेंगे? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। पाई कहाँ से ढूंढ लाया करेंगे? इनिशियल पोजीशन से। पाई ढूंढना सिखाया ही था हमें, दिया होगा टी इक्वल टू 0 पे क्या स्थिति है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस एलसी ऑसिलेशन जो हमने इंट्रोड्यूस किया। पूरा नहीं हुआ, पूरा करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले लें फिर करते हैं शुरू। पानी पी लो, आप पी लो।
It's a link.